स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए राम राम भाई, राम राम, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद, राधे राधे, जय महाकाल, सभी को जय हिंद। चलिए आवाज़ आ रही है? तैयारी वगैरह बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है? तैयारी बढ़िया चल रही है। आप लोग कहाँ से हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और देखिए काफ़ी रिजल्ट आते हैं डेली, यहाँ पर काफ़ी लोगों के जय हिंद जरूर लिखे रहते हैं। ऐसे क्या होता है, परिचय भी होता है, तो आप लोग भी यहाँ पर जय हिंद लिखिएगा वीडियो के अंत में जब आप लोग कमेंट बॉक्स करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करें। और बहुत ही आज जो क्लास होगी आज की बहुत बेहतर क्लास आपकी होने वाली है। चलिए ईश्वर सफल बनाए, सभी को जय हिंद। तो हाँ जी हाँ, करंट अफेयर कमजोर है तो करंट अफेयर की क्लास 5 बजे स्टार्ट की गई है ना। कल से 5 बजे करंट अफेयर स्टार्ट की गई है। और आप देखते हैं हमारे मॉडल पेपर में हम 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के रखते हैं, है ना। आप 3 बजे वाली क्लास लेंगे तो उसमें 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन रखते हैं और नए रखते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर तो पुराने होते हैं लेकिन करंट अफेयर हम अपडेट रखते हैं, अपनी तरह से रखते हैं। तो इसलिए 5 बजे वाली क्लास को करंट अफेयर वाली जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? बताइएगा कि कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। अर्थव्यवस्था, नगर योजना, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। यहां पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट करें जल्दी से, इसका जो राइट आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है, देखिए काफी लोगों के जवाब बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आपकी प्रमुख विशेषता थी, है ना, सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? बी नंबर लॉक किया जाए, बिल्कुल सही है आपका, बी नंबर लॉक हो जाएगा। नगर योजना याद रखिएगा। यहां पर याद रखिए रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी के नेतृत्व में यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी और इसमें से विकसित जो आपकी थी क्या, नगर योजना आपकी थी, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा फास्ट तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्न पुस्तक क्या दिया है, इंडिका का जो लेखक है इनमें से कौन है? बताइएगा कि यहाँ पर एक पुस्तक है इंडिका, है ना, तो इंडिका का जो लेखक है वो आपका कौन है? यहाँ पर टुक ऑप्शन क्या बनेगा? तो टुक ऑप्शन भी यहाँ पर लगभग सभी के आ गए हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा मेगस्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज। अब यहाँ पर याद रखिएगा जो मेगस्थनीज है ये सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये भी क्वेश्चन पूछेगा किसके दरबार में, तो अशोक मत लगा दीजिएगा, आपको लगाना है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत के रूप में आया था दोस्तों। और उसने हिंदुस्तान के बारे में जो देखा जो सुना उसे अपनी पुस्तक में यहाँ पर लिखा है, जिक्र किया है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर जवाब देना है शेर शाह का जो मकबरा है ये आपका स्थित कहाँ है, 3 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों ये सूर साम्राज्य का संस्थापक है ना, क्या याद रखिए, सूर साम्राज्य का संस्थापक और अफगान, ये कौन है? आपका शेर शाह सूरी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा आपके सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है? तो आपके बिहार में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन बनता है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? क्या बचपन का नाम आप लोग बता सकते हैं क्या? कितने कोई लोग है जो बता सकता है? शेर शाह के बचपन का नाम बता सकते हैं? जल्दी से कमेंट करें, क्या था शेर शाह के बचपन का, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था, बिल्कुल सही है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खान नाम था, याद रखिएगा, फरीद खान था, ठीक है ना। और ये सासाराम बिहार में है। खास बात इस कह सकते हैं कि मकबरे की एक खास बात है, ये अष्टकोणीय पद्धति में बना है, अष्टकोणीय पद्धति में बना हुआ है। दूसरी खास बात क्या है कि ये जो मकबरा है दोस्तों ये 2 शैली में बना है, एक तो हो गया अफगान शैली में, है ना, अफगान शैली में, और दूसरा आपका हिंदुस्तान शैली में। ये मिश्रित मकबरा है दोस्तों, याद रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा से औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये बताना है कि जो औरंगजेब था उसने जो दक्कन का अंतिम राज्य था इसको मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बनेगा, नोट करिएगा, यहां पर गोलकुंडा। क्या हो जाएगा? याद रखिए औरंगजेब द्वारा अंतिम दक्कन राज्य जो है वो गोलकुंडा को सम्मिलित किया था। ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा, सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, सरल है, लेकिन जिसको नहीं आएगा तो वो तो कठिन हो जाएगा। तो बताइएगा कि शक संवत जो प्रारंभ हुआ ये कब प्रारंभ हुआ था? शक संवत जो प्रारंभ हुआ ये कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 5 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी 78 ईस्वी लगाइएगा। क्या लगाएंगे आप लोग?
78 ईस्वी दोस्तों आप लगाइएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर कहा जाता है जो आपके हेमचंद थे, थॉमस बनर्जी थे, काफी ऐसे विद्वान रहे हैं, है ना। कनिष्क के राज्यरोहण, क्या याद रखिएगा, जो कनिष्क का जो राज्यरोहण हुआ था, कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था, ये 78 ईस्वी मानते हैं और उन्हीं के अनुसार ही कनिष्क से 78 ईस्वी से ही शक संवत का प्रवर्तक माना गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर ईस्वी पूर्व नहीं होता है बच्चा, ठीक है, ईस्वी पूर्व नहीं होता है, परेशान क्यों हो रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा आपसे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, 6 नंबर। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना जो की गई थी, ये की गई थी कब, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर बिल्कुल सही है आपके 1862 में। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो पारित किया गया था 61 में पारित किया गया था और ये अधिनियम के तहत अर्थात 1862 में की गई थी, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है, लॉक किया जाए क्वेश्चन नंबर आपका 7। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, 7 को ऑप्शन देखो किसी ने सी दिया है और सी तो होगा नहीं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा, अगस्त क्रांति जो कहा जाता है वो आपके भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है, जो कि अगस्त 1942 में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया है। तो चलिए बताइएगा, करो या मरो का जो नारा दिया वो किसने दिया था। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया, इसके पिछली बार भी पूछा गया था, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। करो या मरो का जो नारा दिया है ना, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर है, महात्मा गांधी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। ये मॉडल पेपर इतना अच्छा है, इतना अच्छा मॉडल पेपर है कि यहाँ से ढेरों क्वेश्चन निकलेंगे। ये क्वेश्चन आपको ढेरे आपके आने वाले हैं, पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है ना, हर सेट में मिलता है। बिल्कुल सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। 9 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, जिसका भी आया है डी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, आपको याद होगा कि 1939 में क्या हुआ था, 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि ये 1938 में भी बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, 39 में बने थे, लेकिन कुछ मतभेद के कारण इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद क्या किया, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसलिए डेट आपको याद रखना है 39। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। यहाँ पर जवाब देना है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ ये कब हुआ था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, बिल्कुल सही है। आपकी तैयारी बहुत ही लाजवाब है। देखिए सितंबर 1946। समझिए, जिस स्टूडेंट को डेट याद रहे, इतिहास की डेट याद रहे, समझिए उसको इतिहास आती है ना। तो याद रखिए, काफी अच्छी तैयारी है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो सितंबर 1946 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगर डेट भी पूछ ले तो आपको बताना है 2 सितंबर। क्या बताना है, 2 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा आपसे पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्नलिखित में से किन तत्वों से होता है। मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, मतलब ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के बीच में ये जो आपका पॉइंट है, ये इसका संरचना कैसे हुई है। तो इसकी संरचना कैसे हुई है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर नीफे से, अर्थात निकेल और फेरस यहाँ पर हो जाएगा। हमने आपको बताया था भैया कि यहाँ पर पृथ्वी की अगर हम परतों की बात करें, नीचे वाली परतों की, है ना, तो यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर होता है पहले एल्युमिनियम होता है, ठीक है, फिर सिलिकॉन, फिर आपका नीफे हो जाता है। तो सिलिकॉन मतलब कह सकते हैं कि सिलिकॉन, फिर सीमा वाला हो गया, फिर नीचे हो गया लोहे वाला। मतलब ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया, सियाल, सीमा, नीफे क्या बोलते हैं। यहाँ पर याद रखिए बोला जाता है सियाल, सीमा, नीफे। मतलब पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है सियाल बोलते हैं, बीच वाले को सीमा बोलते हैं और तीसरे वाले को नेफा बोलते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। यहाँ पर 12 नंबर में आपसे कह रहा है भारत में कुल सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों ये जो आपका है ना, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, 63.96 लाख किलोमीटर आपका है। यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट आपका दिसंबर 2021 के लमसम है, थोड़ा बहुत और बढ़ गया होगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन आप बी नंबर लगा सकते हैं। एग्जैक्ट में थोड़ा सा परिवर्तन आपका जरूर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 बड़े भूभागों को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है।
भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूभागों की क्या कर देती है, यहाँ पर जोड़ती है, तो उसे कहते हैं क्या, यहाँ पर होता है भूसंधि। क्या बोलते हैं, भूसंधि कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था। बताइएगा, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग जो तैयार हुआ था ये कब तैयार हुआ था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना 14 नंबर में, तो 14 का ऑप्शन बनेगा आपका 1853। देखते हैं यहाँ पर जवाब किसके हैं, सबके जवाब सही हैं, बिल्कुल सही है। 1853 में आपका बनकर तैयार हुआ था। किसके कार्यकाल में, यहाँ पर काल बताइएगा, किसके कार्यकाल में ये बनकर तैयार हुआ था, जल्दी से कमेंट करें किसके कार्यकाल में। तो आप कहेंगे डलहौजी, बिल्कुल सही है, डलहौजी के कार्यकाल में ये तैयार हुआ था। वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं, है ना। पहली बार जुड़ते हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर एक सब्जेक्ट आपको बेहतर तरीके से मिल रहे हैं, फ्री तैयारी मिल रही है, और फ्री तैयारी ऐसी हो रही है आपको पेड कोर्स में भी ऐसा आपका कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है 15 नंबर में। तो देखिए, कोलकाता हुगली क्षेत्र में आपका ये जो आपका टीटागढ़ दिया गया है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है छोटा नागपुर में दिया है शिवकाशी। मतलब दोस्तों याद रखिए, शिवकाशी जो क्षेत्र है ये औद्योगिक क्षेत्र है। ये आपका कहां पर है, ये छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये कहां पर है, ये आपका जो शिवकाशी है, शिवकाशी ये बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र में आता है। कहां पर है, आपके बंगलौर और तमिलनाडु क्षेत्र में आता है शिवकाशी, याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों अंबरनाथ जो आपका है मुंबई पुणे में आता है। भरूच जो आपका दिया है अहमदाबाद बड़ौदा में है। तो शिवकाशी कहां आता है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र आता है, बेंगलुरु और तमिलनाडु में आता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न क्रांति जो कृषि क्रांतियों में से कौन सही सम्मिलित है। यहाँ पर कृषि क्रांतियों में कौन सा सम्मिलित है, यहाँ पर देखिए रजत क्रांति दिया गया है, रजत क्रांति। चलिए 16 नंबर में, तो रजत क्रांति दोस्तों आपके अंडा उत्पादन से है। पहला तो आपका सही हो गया भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, अंडा उत्पादन हो गया। गोल क्रांति की बात करते हैं तो फल दिया है, जो कि गलत दिया है, क्योंकि गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू से है। किससे है भाई, आलू से है। रजत रेशा क्रांति, ये जूट दिया है। रजत रेशा जूट नहीं है, ये कपास है। क्या है, कपास। नोट करिएगा इन सब चीजों को, ऐसे नहीं है कि देखते रहिए, केवल नोट करते चलिए जो भी गलती हो रही है, जो एक्स्ट्रा चीज हम बताते हैं। यहाँ पर सेफ्रॉन क्रांति बांस से नहीं होता है, केसर से होता है। किससे होता है, केसर से होता है। जो आपने पढ़ा है, पुराना ज्ञान तो पढ़ा है, नया ज्ञान को उसमें जोड़िए। ठीक है ना, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़िए। मतलब जो आपने पुराना पढ़ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन नया चीज तो भी आप लोग पढ़ना है। यहाँ पर इन पॉइंट को नोट करते जाइएगा, सेफ्रॉन क्रांति केसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्या कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया था। कमेंट करें जल्दी से कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन का जो प्रारंभ किया गया वो कब किया गया था। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, 2005 और 2006। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं, आपसे कह रहा है कि इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। किसकी, कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना जनवरी 1965 में की गई थी, ये आपसे कह रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी की गई थी 1965 में। ठीक है, मानते हैं। अगला है, यह 22 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या है, आपके राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है क्या, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को प्राथमिकता दी गई थी। किसको, मानव विकास को प्राथमिकता दी गई थी, और इसके जो सारे तत्व थे वो विकास अर्थात सार तत्व माना गया है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011 से 12 के दौरान देश में गरीबी दर्ज की गई थी। चलिए तो दोस्तों तेंदुलकर समिति ये क्या है, गरीबी का आकलन करती है। 2011-12 के दौरान जो गरीबी आपकी दर्ज की गई थी वो आपकी थी 21.9%, है ना। अब कितनी है, तो अब तो लोकल वाली आपकी होगी। अब क्या है, लोकल वाली है, अब लोकल वाली गरीबी होगी। कोई देश में गरीब नहीं है, 2% सरकारी नौकरी वाले बच्चे हैं। ये योगी जी की रिपोर्ट बताती है कि अब इंडिया में कोई गरीब नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की भरमार है, मात्र 2% बचे हैं बस, वो भी इस बार को मिल जाएगी उनकी, है ना, इस बार को भी नौकरी मिल जाएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहे संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो आपका है किसे दिया गया है।
चलिए कमेंट करें जल्दी से। कह रहा है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो दिया है वो किसको है। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 21 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। क्या उच्चतम न्यायालय यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन कार्य करते हैं। चलिए बताइएगा अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन कार्य करते हैं, इसका ऑप्शन क्या बनेगा 22 नंबर में। देखिए 22 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं ना वो आपके उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं। किसके, हाई कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और उनके निर्देश अनुसार जिला और निम्न स्तर पर कार्य करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से कब हटाया गया था। बताइए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था। 23 नंबर में देखो 23 का ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 द्वारा हटाया गया था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्न में से किसको बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। बताइएगा कि किसने आपके संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, किसे यहाँ पर जवाब देना है। चलिए संविधान की आत्मा की संज्ञा जो दिया है बी.आर. अम्बेडकर ने किसे दिया है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये बताइए जल्दी से कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आता है कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये भी याद रखिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 किसे, आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा है ना कहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। कह रहा है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई या आहूत की गई, है ना, बैठी और अर्थात बुलाई गई, बात बराबर है। तो देखिए 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर 24 जनवरी 1950, क्या बताएंगे 24 जनवरी 1950 को हुई थी, याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और इस समय आपके संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भागों को यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा है और इसको कन्वर्ट कर रहा है विद्युत ऊर्जा में, तो चलिए पहले यांत्रिक कार्य हुआ है फिर आपको विद्युत दिया है, तो ये होता है आपका डायनमो। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, जो डायनमो होता है ये यांत्रिक करता है, यांत्रिक कार्य करता है, इसके बाद ही क्या होता है, इसमें से आपकी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, याद रखिएगा, ठीक है। वेलकम है, गुड मॉर्निंग, वेलकम है सभी को, वेलकम है। यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या कह रहा आपसे कि ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता एवं समान तारत्य की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं। मतलब समान प्रबलता है, समान तारत्य है, इनके ध्वनियों में अंतर जो मिलता है किस वजह से होता है, तो दोस्तों उसकी गुणवत्ता से होता है। तारत्य मत लगाइएगा क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है कि जो आवाज पतली है मोटी है, आवाज ये नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है ध्वनि का लक्षण बता रहा है कि ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता एवं समान तारत्य की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, उसे हम लोग गुणता कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। यहाँ पर देखिए खाने का सोडा होता है क्या, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। याद रखिए जो खाने का सोडा होता है उसमें बाई लगा होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि खाने वाले सोडा में बाई लगा होता है, लेकिन अगर धोने वाला सोडा कर दे तो उसमें दोस्तों बाई नहीं लगा होता, उसमें होता है सोडियम कार्बोनेट, उसमें से बाई हट जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर्वग्राहता रक्त समूह इनमें से कौन सा है। सर्वग्राहता, ग्राहता मतलब होता है ग्रहण करना, तो ये बताइएगा कि जो ग्रहण करने वाला ये रक्त समूह है वो आपका कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 29 नंबर में कह रहे हैं सर जी ए बी, बिल्कुल सही है, आपका जवाब ए बी हो जाएगा। ऐसा रीजन क्यों भैया, क्यों यहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन क्या होता है जल्दी से बताइएगा कि इसका रीजन क्या होता है। इसका रीजन होता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, क्या इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, याद रखिएगा कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होते हैं इसलिए होता है, ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछे रक्त समूह ओ जो होता है ये सर्वदाता होता है, वो भी माइनस वाला होता है, ठीक है, ओ माइनस ये सर्वदाता होता है और इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि कोई भी एंटीजन जो नहीं होता है, एंटीजन अगर पूछे एंटीजन किस में नहीं होता है तो आपके रक्त ओ में नहीं होता है। और याद रखिएगा कि जो ए बी होता है, ए बी में क्या होता नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होती है, दोनों चीज को याद रख लीजिएगा साथ में, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा।
हाँ, बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल सही है। 30 नंबर जवाब देना है। 30 नंबर में जो दोस्तों ये होती है अग्न्याशय। दोस्तों अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये दोस्तों एक साथ में देखा जाए तो ये अंतःस्रावी बहुस्रावी दोनों प्रकार की है। अंतःस्रावी और बहुस्रावी जो आपकी है बहिस्रावी, ये दोनों प्रकार की आती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है चैन की बंसी बजाना इस मोहरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब दीजिएगा, चैन की बंसी बजाना इस मोहरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चैन की बंसी कौन कौन बजाएगा। चैन की बंसी वही बजाएगा जिसको नौकरी मिलेगी, क्यों भाई, जिसकी नौकरी मिलेगी उसी को चैन की बंसी बजाएंगे, लेकिन पहले जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो भी बंसी नहीं बजेगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए 31 नंबर की अगर बात कर लें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा सुख से रहना। क्या, सुख से रहना, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न वाक्य में से रिक्त स्थान के लिए सही शब्द आपको चुनना है कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है। तो जिसने गुलाबी है ना, जिसने उसका यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम क्या है, श्याम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भोर कामा विहान कामा निशांत निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं। तो भैया बिल्कुल इजी हो गया है क्योंकि यहाँ पर भोर दिया है और भोर जो होता है वो क्या होता है आपका प्रभात अर्थात सुबह होता है, प्रातः काल होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न वाक्यों में से शुद्ध आपको चुनना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शुद्ध, यहाँ पर क्या होता है हमने बताया है कि कभी भी आपको हिंदी में अनेकों का प्रयोग नहीं करना है, अर्थात ये गलत है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो ये दिया है ये भी क्या है, गलत दिया है। अब दो ही आपके पास ऑप्शन बच रहे हैं, है ना। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण का अनेक नाम है, दो कुक्का शब्द लगेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो गया, आपका बी नंबर। क्लियर है इतना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से आचार का विलोम क्या होता है। आचार दिया भैया, आचार्य नहीं है, आचार है आचार, और आचार का होता है दोस्तों अनाचार होता है। देखिए याद रखिएगा, अनाचार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। पर्यायवाची नहीं पूछा है जो आप विचार लगा दो, यहाँ पर दिया है आचार और आचार का होता है यहाँ पर अनाचार होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैग्रो कवरेज में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों ये बताना है कि जो मैग्रो वन आपका है ना, ये सर्वाधिक आपका कौन सा है। तो आपकी उड़ीसा ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि जो वन रिपोर्ट होती है 2 साल में आती है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ये 2022 को जारी की गई थी 2021 वाली रिपोर्ट, और इसमें सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो राज्य था वो आपका कौन था, उड़ीसा था दोस्तों, याद रखिए उड़ीसा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से अंतःस्थ राज्य इनमें से कौन सा है। यहाँ पर बताना है बफर स्टेट इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर नोट करिएगा, आपका आंसर इनमें से राइट क्या बनेगा। चलिए भैया जल्दी से कमेंट करें, फटाफट जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन आपका दिया गया है सी नंबर नेपाल। याद रखिएगा, नेपाल से अगर जुड़ा है क्वेश्चन तो ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्या बनेंगे अभी बताते हैं। देखिए नेपाल जो आपका है पश्चिम है ना, दक्षिण और पूर्व में भारत में जो उत्तर चीन से आपका घिरा होने के कारण, क्या नेपाल जो है वो पश्चिम कमा दक्षिण और पूर्व में भारत से और उत्तर में देखा जाए तो चीन से घिरा होने के कारण ये अंतःस्थ राज्य में कहा जाता है। तो इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला पॉइंट आपका दिया गया है, कह रहा आपसे न्यूट्रम निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है भारत के पड़ोसी राज्यों का तो आप लोग देख लीजिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वहां से 3-4 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। तो दोस्तों न्यूट्रम जो आपकी किस देश की है, तो आप कहेंगे सर ये भूटान की मुद्रा है। कहाँ की है, भूटान की मुद्रा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगर मैं आपसे पूछे सर जी इराक की मुद्रा क्या है, तो बता दीजिए, हम कॉपी में नोट कर लेंगे, है कि नहीं। इराक की मुद्रा क्या है, तो आप कॉपी में नोट करिएगा, इराक की मुद्रा है दिनार। क्या है दोस्तों, दिनार मुद्रा है, दिनार है, याद रखिएगा। मंगोलिया की मुद्रा पूछे तो उसको भी नोट करिएगा, मंगोलिया की मुद्रा है तुगरिक। क्या है, तुगरिक, तुगरिक, याद रख लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर ओमान की मुद्रा पूछे तो ओमान की मुद्रा क्या है, रियाल। क्या है, रियाल है। तो दोस्तों कॉपी में अपनी नोट कर लीजिएगा, जितने लोग हैं कॉपी में नोट करिएगा, ताकि ये भी तो पता चल पाए जब एग्जाम में आप देने जाते हैं तो आप कितनी तैयारी करते हैं और कितना एग्जाम में मिला है। यही चीजें मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी तथा पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का ये प्रहरी है ना, इसे पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो दोस्तों ये है आपका कौन सा, ऑप्शन डी आपका असम हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर जो आपका असमिया है अर्थात असम है, आपका आंसर है राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे राज्यसभा का गठन पहली बार किया गया था। बताइएगा राज्यसभा का जो गठन पहली बार किया गया ये कब किया गया था। नोट करिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा,
देखिए 49 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। याद रखिए 3 अप्रैल 1952, क्या 3 अप्रैल 1952 को गठन किया गया था। पहली बैठक अगर पूछ लेता है, याद रखिए पहली बैठक अगर पूछ ले, दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, पहली बैठक पूछता है तो आप बताएंगे 13 मई, क्या बताएंगे 13 मई, और यहाँ गठन दिया है तो आप 3 अप्रैल, दोनों चीज आपको याद हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछे 3 मार्च को क्या मनाते हैं, तो भाई आप कहेंगे 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और 20 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व खुशहाली दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व खुशहाली दिवस मनाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कंजूसी मत करिएगा। ठीक है ना, हम आपके साथ कंजूसी नहीं करते हैं, पूरी क्लासें देते हैं, बेहतर क्लासें देते हैं। यूट्यूब में सबसे ज्यादा क्लासें आपके पीटी के हम अकेले देते हैं, बेहतर क्लास देते हैं और अच्छे नंबर आपके आते हैं। ठीक है ना, तो अपना अपना सबका रिकॉर्ड होता है, तो सब लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा ज्यादा जोड़ने का प्रयास करें। देखो तो यह यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। देखिए यूरोपीय संघ है और यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर है ब्रुसेल्स, जो कि आपके बेल्जियम में है। ऑप्शन राइट आपका सी नंबर है हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ जो है ये कहां पर है? तो विजय स्तंभ कहां मिलेगा? उदयपुर में या चित्तौड़ में? तो आप कहेंगे सर ये मिलेगा चित्तौड़ में। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, चित्तौड़ में। अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण, तो आपके दोस्तों महाराणा कुंभा ने। कौन? महाराणा कुंभा ने करवाया था। दोस्तों याद रखिए महाराणा कुंभा ने करवाया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया है बिहू कहां का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों बिहू जो नृत्य है ये कहां का नृत्य दोस्तों बताना है। तो बिहू की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? असम की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। बिहू है वो आपके असम का है। असम में याद रखिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका ये बनेगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं असम, तो असम के कचारी व कछारी जनजातियों में प्रचलित है। अर्थात ये जो बिहू नृत्य है ये आपके असम में कचारी जनजाति है और कछारी जनजाति, इनमें जाहो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का मुख्यालय कहां पर है? 54 नंबर में। तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा? ये है आपके बेंगलुरु, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर बेंगलुरु हो जाएगा। स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन थे। तो दोस्तों याद रखिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे, यहाँ पर ऑप्शन देना है। और ऑप्शन में कौन हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और ये पुरस्कार 1954 में इनको दिया गया था। इनके साथ साथ राजगोपालाचारी को भी दिया गया था, वेंकट रमन को भी दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 14 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती मनाई गई। चलिए यहां पर जवाब देना है 14 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती मनाई गई, यहां पर बताना है। हमने बता दिया है कि करंट अफेयर के जो आपके क्वेश्चन होते हैं एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर जो आपके पुराने अभी नए मार्केट में तो आए नहीं हैं, लेकिन हम जो मॉडल पेपर दे रहे हैं वो आपको स्पेशल दे रहे हैं। उसमें करंट अफेयर आपको एक्स्ट्रा ऐड करके देते हैं ताकि करंट अफेयर आपकी बेहतर तरीके से याद रहे। 22 की नहीं उठा के हम दे देते कि 22 का जो आपका होगा वही पढ़ा देंगे। अरे 22 का अलग था, 2023 का अलग है, इसलिए जो आपके अलग है क्वेश्चन वो करंट अफेयर के अलग मिलेंगे, बिल्कुल अलग सीरीज होगी। देखो 14 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती मनाई गई थी, आपका जवाब इनमें से क्या होगा। तो भैया आप कहेंगे यहां पर आंसर बनेगा कौन सा? ए नंबर है। याद रखिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इसका आंसर ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफुर पीरा सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया गया है। लाजवाब क्वेश्चन बताइएगा। कुनफुर पीरा सुरंग है, इसका उद्घाटन जो हुआ है वो आपके जम्मू कश्मीर, इसका जो ऑप्शन है बी नंबर है राइट हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह आपसे ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क किसने जारी किया है। ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क जो जारी किया है वो किसने जारी किया है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सॉन्ग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है। चलिए बताइएगा सॉन्ग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है, चलिए बताइएगा, कमेंट करें जल्दी से। बिल्कुल सिलेक्टेड वाले क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा ए हो जाएगा हरियाणा में। कहां पर है?
हरियाणा ऑप्शन आपका ये नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा आपसे बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश इनमें से कौन सा है। तो चलिए यहां पर जवाब देना है कि बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड की जो मलेरिया वैक्सीन है इसको मंजूरी देने वाला ये पहला राज्य बन गया है दोस्तों, याद रखिएगा घाना। कौन है? ऑप्शन सी घाना इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है, कह रहा है वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। बताइएगा वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है 136 नंबर में। तो दोस्तों 136 नंबर का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, यहां पर भारत जो कि ऑप्शन है यहां पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, भारत में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है। बताइएगा एडीआर रिपोर्ट के तहत भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री इनमें से कौन है। चलिए यहां पर जवाब देना है 137 नंबर में, ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 137 नंबर की अगर बात करते हैं तो सभी को जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। जवाब यहां पर आपका हो गया है क्या, सी नंबर आपका जगनमोहन रेड्डी। ये कहां के हैं भैया, ये मुख्यमंत्री हैं कहां के हैं बताइए, सबसे यहां पर बताइए क्या है। ये जो आपके हैं कहां के, तो आपके आंध्र प्रदेश के हैं। कहां के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। तो बात आती है सबसे गरीब कौन मुख्यमंत्री हैं, भारत में सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है ये बताइएगा भाई, जल्दी से बताइएगा सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है। तो भैया सबसे गरीब कौन है, ममता बनर्जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोनों पॉइंट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ड्रोन कंपनी कौन है। याद रखिएगा कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली यह भारतीय कंपनी है। यहां पर आंसर 138 को क्या बनेगा, यहां कमेंट करना है। तो दोस्तों आपका आंसर है यहां पर जवाब बनेगा ए नंबर है, याद रखिए गरुण एरोस्पेस, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, गरुण एरोस्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के विभिन्न भागों में बसंत फसल उत्सव के रूप में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं वैसाखी मनाते हैं, रोंगाली बहु मनाते हैं, पोइला बैसाख मनाते हैं। मतलब देखा जाए बसंत के मौसम में ये सभी त्योहार आपके मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता इनमें से कौन है। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता इनमें से कौन है, यहां पर जवाब देना है। दोस्तों 140 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। क्या? नंदिनी गुप्ता इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़िए, अब आपको यहां पर ध्यान देना है ना, कुछ परिवर्तित नाम है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको आपको पढ़ना है। पूर्व में पहले मतलब पहले क्या नाम थे, अब क्या नाम है, ध्यान से सुनना। देखिए हम जो करंट अफेयर आपको पढ़ाते हैं है ना, ये बिल्कुल सिलेक्टेड होते हैं, आपको भी देख कर लगता होगा नहीं हाँ क्वेश्चन जो हमने रखा है वो चुन चुन के रखा है। ठीक है ना, तो करंट अफेयर आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। ठीक है, यहां पर देखो दिया गया है क्या, अहमदनगर जिला। तो दोस्तों याद रखिए अहमदनगर जो जिला है, अहमदनगर जो जिला है इसका परिवर्तित नाम क्या है, तो याद रखिएगा अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है, याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों आपका दिया है शिवमोगा हवाई अड्डा। तो दोस्तों याद रखिएगा शिवमोगा हवाई अड्डा इसका प्रस्तावित नाम हो गया है क्या, तो आपका कुवेम्पू हवाई अड्डा हो चुका है। यहां पर दोस्तों दिया गया है औरंगाबाद शहर, और औरंगाबाद शहर का परिवर्तित नाम क्या हो गया है, तो यहां पर छत्रपति संभाजी नगर। यहां पर याद रखिए छत्रपति संभाजी नगर, पिछली बार भी आपको एग्जाम में पूछा गया था, उठाकर देखिएगा। अगला दिया गया है उस्माद नगर। क्या दिया है, उस्मानाबाद नगर, ये आपका जो परिवर्तित नाम है वो आपका धराशिव हो गया है। और अगला दोस्तों यहां पर दिया गया है कौन सा, यहां पर चर्च गेट जो आपका है, चर्च गेट रेलवे जो गेट है इसका सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का जो नया नाम है दोस्तों याद रखिए बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम हो गया है। यहां पर मुगल गार्डन जो आपका है दोस्तों इसका क्या हो गया है, अमृत गार्डन। क्या, मुगल गार्डन का नया नाम अमृत गार्डन या अमृत उद्यान हो चुका है। अगला दिया गया है हैरिस पार्क जो कि सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में, इसका नाम हो गया लिटिल इंडिया। क्या हो गया है, लिटिल इंडिया हो गया है। अगला पॉइंट देखो दिया गया है, कह रहा है कि 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्र में भारत के स्थान क्या है। तो दोस्तों 22-23 की रिपोर्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा, छाप के रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये डिजिट आपको जल्दी मिलेगा नहीं, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये पॉइंट आपको जल्दी मिलेगा नहीं अपडेट। ठीक है, देखिए वैक्सीन निर्माण में पहला स्थान किसका है, वैक्सीन निर्माण में दोस्तों याद रखिए भारत का पहला स्थान है, याद रखिए वैक्सीन निर्माण में। अगला 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के निर्माण में भारत के स्थान क्या है, पहला, याद रखिएगा। 2 पहिया और 3 पहिया के मामले में भारत नंबर 1 में है। दूध उत्पादन में दोस्तों याद रखिए दूध उत्पादन में भी भारत कौन से नंबर में है, पहला स्थान में है। और अगर पूछे भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो पहले यूपी था लेकिन अब कौन सा हो गया है, राजस्थान हो गया है जो कि पहले स्थान में है। जिनको नहीं पता अपना नोट कर लीजिएगा कि राजस्थान आपका भारत में नंबर 1 हो चुका है आपके दूध के मामले में। यहां पर अगला देखो दिया गया है कि कच्चे इस्पात के उत्पादन में, याद रखिए कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान है। क्या, कच्चे इस्पात के मामले में दूसरा स्थान है भारत का।
मोबाइल फोन के निर्माण में दूसरा स्थान है। याद रखिए, मोबाइल फोन का निर्माण आपके भारत में दूसरे नंबर पे होता है, याद रखिएगा। अंडा उत्पादन में दोस्तों तीसरा स्थान है। याद रखिए, भारत का अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में दोस्तों याद रखिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा स्थान है आपका भारत का। और अगला है दिया है क्या, फार्मा उद्योग। फार्मा उद्योग में भी भारत का तीसरा स्थान है। यात्री गाड़ियों के निर्माण में, यात्री गाड़ियों के निर्माण में दोस्तों याद रखिए चौथा स्थान है भारत का। रेलवे नेटवर्क के मामले में दोस्तों याद रखिए, रेलवे नेटवर्क के मामले में चौथा स्थान हो चुका है। याद रखिए, चौथा स्थान हो चुका है रेलवे नेटवर्क के मामले में। विदेशी मुद्रा भंडार में दोस्तों छठा स्थान है। क्या, विदेशी मुद्रा भंडार में छठा स्थान है आपका भारत का। और अगला दिया गया है कि विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में दोस्तों याद रखिए, विश्व व्यापार के निर्यात में याद रखिए सातवां स्थान है। यहां पर मांस उत्पादन में दोस्तों, मांस उत्पादन में भारत का स्थान आठवां है, याद रखिएगा। और वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो विश्व व्यापार के सेवा आयात में दोस्तों कौन सा है, तो 10वां है। ये थोड़ा सा अपडेट वाले था, जैसे अंडा वगैरह क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो आपके ये क्या थे, अपडेट वाले आपके क्वेश्चन थे। अब यहां पर दोस्तों दिया गया है तूफान। अब देखिए तूफान दिए गए हैं, और ये तूफान कब कब आए हैं, है ना। ये जो तूफान है वो कब कब आए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर बीरपाज। क्या, बीरपाज जो कि जून 2023 में आया, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में तबाही मचाया। और दोस्तों इसका नामकरण जो दिया है वो बांग्लादेश, याद रखिएगा कि बिपरजाय दिया है, माफ करेगा, बिपरजाय। बिपरजाय जो अभी तूफान आया था, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान को तबाह किया, जून 2023 में आया। इसका नामकरण बांग्लादेश, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि इसका नामकरण किसने किया, तो बांग्लादेश ने किया है, ठीक है ना। यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन आपका मोचा जो तूफान है दोस्तों याद रखिए, म्यांमार और बांग्लादेश में तबाही मचाया था, और इसका नामकरण किया था यमन ने। किसने किया था, यमन ने किया था। और अगला आपसे यहां पर देखो दिया गया है क्या, मैंडूस चक्रवात दोस्तों याद रखिए भारत के चेन्नई तट में आया था, और इसका मैंडूस नाम रखा वो आपका यूएई ने रखा था, यूएई ने रखा था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा। अगला आपसे यहां पर देखो दिया गया है आपका कौन सा, सीतरंग। और सीतरंग दोस्तों पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था, और इसका नाम रखा था थाईलैंड ने रखा था। तो हमने 4 ही चीज बताया है, ज्यादा कुछ नहीं बताया है। इन 4 चीजों को नोट करिएगा, आपको भी मेहनत मिलेगी और हमको भी फल मिले, ठीक है। लाइक करके